नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि में आपके साथ शोभना यादव। बड़ी खबर के साथ मातृभूमि की शुरुआत। हिमाचल प्रदेश के सोलन में रोपवे पे एक ट्रॉली फंस गई है। परवाणु में हुई इस घटना में ट्रॉली में कुल 11 पर्यटक फंसे हुए थे। रस्सी के सहारे 7 लोगों को तो निकाल लिया गया है, लेकिन 250 से 300 फीट की ऊंचाई पर हवा में लटकी ट्रॉली में 4 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे कर्मचारी और टेक्नीशियन एक एक करके पर्यटकों को नीचे उतारने में लगे हुए हैं। 300 फीट की ऊंचाई लगभग, नीचे गहरी खाई और ये ट्रॉली फंसी हुई है। पर्यटक इसमें मौजूद थे। 7 सैलानियों को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन 4 सैलानी अभी भी इसमें फंसे हुए हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के सोलन के परवाणु से। 300 फीट की ऊंचाई, नीचे गहरी खाई। ऐसी ही तस्वीरें अब से कुछ दिन पहले झारखंड से आई थी और अब हिमाचल प्रदेश के सोलन से ये डरा देने वाली तस्वीरें। रोपवे ट्रॉली जो है वो हवा में अटकी हुई है, जिंदगियां हवा में अटकी हुई हैं। हालांकि 7 पर्यटक जो हैं उनको सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक निकाल लिया गया है। 4 पर्यटक अभी भी फंसे हुए हैं। 3 पर्यटक, माफ कीजिए, 3 पर्यटक हवा में फंसे हुए हैं। 300 फीट की ऊंचाई पर है ये ट्रॉली। तो रस्सी के सहारे ये रेस्क्यू ऑपरेशन, और अभी तक का जो स्टेटस है उसमें ये है, खबर आ रही है कि 4 लोग अभी भी इस ट्रॉली में फंसे हुए हैं। 7 लोगों को निकाल लिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत मुश्किल ये रेस्क्यू ऑपरेशन, आप समझ सकते हैं। कोई भी आदमी ऐसा ट्रेंड नहीं है जो रस्सी से उतर सके। पैरेलल ट्रॉली लगाकर इनको निकालने की कोशिश की जा रही है। हवा में ये जिंदगी लटकी हुई है और ये ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि क्या समस्या इस समय हिमाचल प्रदेश के सोलन के परवाणु में आई है। देखिए, एक ट्रॉली जो है वो अटक गई है। हिमाचल प्रदेश में ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। 11 लोगों की जिंदगी हवा में फंसी थी, 7 लोगों को निकाला जा चुका है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में जो रोपवे ट्रॉली फंसी हुई है उसमें से 7 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन अभी भी 4 पर्यटक फंसे हुए हैं। रस्सी के सहारे 7 लोगों को निकाला गया। 250 से 300 फीट की ऊंचाई के में हवा में लटकी हुई है ये ट्रॉली। 4 लोग, जैसा कि मैंने जानकारी दी आपको, फंसे हुए हैं। मेरे सहयोगी सचिन ज्यादा जानकारी लिए हुए ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। सचिन, इस समय का क्या स्टेटस है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं? क्योंकि अब दिन ढल रहा है, धीरे धीरे शाम की तरफ बढ़ रहे हैं हम। जी बिल्कुल बिल्कुल शाम की तरफ बढ़ रहे हैं, बट रेस्क्यू ऑपरेशन जो है बिल्कुल अपनी तेजी से जो है आगे बढ़ रहा है। और इस ट्रॉली में, जिसको हम आपको दिखा रहे हैं अभी, इसमें 11 जो हैं टूरिस्ट थे। आप देख सकते हैं तस्वीरें लाइव जो हैं। एक टूरिस्ट को जो है रेस्क्यू किया जा रहा है रोप के जरिए, रस्से के जरिए। इस टूरिस्ट को जो है वो रेस्क्यू करके जो है ड्रॉप किया जा रहा है। रस्सा जो है ऊपर से जो है, ऊपर रस्सा जो है वो लेके जाते हैं और इस रस्से के जरिए जो है इस टूरिस्ट को जो है वो ड्रॉप किया जा रहा है। फिलहाल ये 10वें टूरिस्ट हैं जिनको इस तरीके से इस ट्रॉली से जो है वो रेस्क्यू किया जा रहा है। टोटल 11 टूरिस्ट इस ट्रॉली में थे। 10 जो हैं अभी फिलहाल रेस्क्यू कर लिए गए हैं। इनको मिला के, जिनको विजुअल्स हम आपको दिखा रहे थे, जिनको रेस्क्यू किया जा रहा था अभी, तो अभी सिर्फ एक टूरिस्ट जो है ऊपर बचता है जिनको रेस्क्यू करना है। तो बड़े एफिशिएंटली इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है फिलहाल जो है अंजाम दिया जा रहा है। टोटल ये हादसा, इंसिडेंट जो हुआ, ये तकरीबन सुबह 10:30 बजे, जब ये टूरिस्ट जो है, बिल्कुल जो टूरिस्ट आप नीचे देख सकते हैं, जो औरतें जो हैं दिख रही हैं, ये सारे टूरिस्ट हैं जो जिनको रेस्क्यू किया गया है। और तकरीबन 5 घंटे से ज्यादा वक्त इनको जो है इस ट्रॉली में फंसे हुए हो गया था। तो अब तमाम तरह की मेडिकल एड जो है इनको दी जा रही है। मेडिकल स्टाफ जो है यहाँ जो है वो बिल्कुल सचिन, आप रुकिए, मैं बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं कि जो 11 पर्यटक इस ट्रॉली में फंसे हुए थे उसमें से 10 पर्यटकों को निकाल लिया गया है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, ये वो 10वां व्यक्ति था जिसको अभी अभी रेस्क्यू किया गया है। अब सिर्फ इस ट्रॉली में एक व्यक्ति बचा हुआ है। रोप के जरिए, यानी रस्सी के सहारे टूरिस्ट को नीचे उतारा जा रहा है। वो पब्लिक, वो भीड़ भी हम आपको दिखा रहे हैं जिनको रेस्क्यू करके इस ट्रॉली से बाहर निकाला गया है। आज सुबह के वक्त ये ट्रॉली हिमाचल प्रदेश के परवाणु में फंस गई थी। सचिन, अब ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन, एक एक व्यक्ति को निकालने में लगभग कितना समय लगता है? 11वां व्यक्ति कितनी देर में बाहर निकल जाएगा?
जी तकरीबन 15 से 20 मिनट जो है एक व्यक्ति को जो है रेस्क्यू करने में जो है लग रहे हैं, क्योंकि रस्सा जो है, रोप जो है नीचे आता है, नीचे जाता है, उसको जो है टाई किया जाता है टूरिस्ट के साथ, बिल्कुल पूरी तरह सेफ्टी जो है उसकी जो है इंश्योर किया जाता है ताकि उसको ड्रॉप कर रहे हैं जब, तो किसी तरह का हादसा जो है वो ना हो। तो तकरीबन 15 मिनट जो है हम मान सकते हैं, 15 से 20 मिनट एक टूरिस्ट को जो है रेस्क्यू करने में जो है लग रहे हैं। सुबह 10:30 बजे के करीब ये जो है इंसिडेंट हुआ था और टूरिस्ट जिनसे हमने बात की उन्होंने हमें बताया कि 10:30 बजे के करीब जब ये पहाड़ी हम आपको दिखाते हैं, बिल्कुल टॉप पे जो है, बिल्कुल टॉप पे इस पहाड़ी के जो है ये रोपवे जो है ये लेके जाता है। बड़ा फेमस ये टिम्बर ट्रेल जो है ये स्पॉट है, टूरिस्ट स्पॉट है, और इस पहाड़ी पे जो है ऊपर टॉप पे जाके रिजॉर्ट्स हैं जहां पे टूरिस्ट जो है इस रोपवे के जरिए जाते हैं। 2 ये ट्रॉलीज हैं जो साइमल्टेनियसली पैरेलल जो है चलती हैं, तो दोनों ट्रॉलीज तकरीबन 10:30 बजे के करीब जब ये टूरिस्ट जो है उस पहाड़ी से नीचे आ रहे थे परवाणु की तरफ जो है, सोलन की तरफ जो है, चंडीगढ़ की तरफ जाने के लिए, तो फिलहाल 10:30 बजे के करीब ये ट्रॉली जो है, दोनों ट्रॉली जो है ये फंस जाती हैं। एक ट्रॉली जिसमें से अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चला है वो रोपवे के निचले हिस्से की तरफ, परवाणु की तरफ जो है वहां फंस जाती है, और एक ट्रॉली बिल्कुल पहाड़ी की चोटी के बिल्कुल साथ जहां पे रिजॉर्ट्स हैं वहां फंस जाती है। जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन को ओवरसी देख रहे थे, उन्होंने हमें बताया कि 3 टूरिस्ट जो थे उस ट्रॉली में जो पहाड़ी के ऊपर थी उसमें से रेस्क्यू किए गए थे, और अभी 11 टोटल टूरिस्ट जो थे इस ट्रॉली में फंसे हुए थे, उनमें से 10 को जो है फिलहाल रेस्क्यू कर लिया गया है। तो बिल्कुल, तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको इस समय हिमाचल प्रदेश के सोलन से दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी सचिन यही जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर 10 जो टूरिस्ट है उनको निकाल लिया गया है। जी सचिन। जी जी बिल्कुल बिल्कुल 10 टूरिस्ट जो हैं उनको रेस्क्यू जो है वो कर लिया गया है, और फिलहाल 11वें टूरिस्ट जो है उनको बचते हैं। तो 15 से 20 मिनट का वक्त जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है इस सारे ऑपरेशन में लग रहा है। तो फिलहाल गनीमत यह है कि किसी भी टूरिस्ट को किसी भी तरीके का इंजरी जो है वो नहीं हुई है। बड़े सेफली तमाम टूरिस्ट को जो है रेस्क्यू कर लिया गया है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो है बड़े एफिशिएंटली जो है। जी मैम, क्या नाम है आपका? डिम्पल गोयल। कहाँ से रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने वाले हैं। कितने बजे हुआ? सचिन, मैं आपके पास आऊंगी। जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी, हिमाचल प्रदेश के सोलन में जो 11 टूरिस्ट फंसे हुए थे, यानी 11 पर्यटक जो फंसे हुए थे, उनमें से 10 पर्यटकों को बाहर निकाल लिया गया है। आखिरी पर्यटक बचा है जिसको निकालने की कोशिश चल रही है। मेरे सहयोगी सचिन वहां मौजूद है ग्राउंड जीरो पर। सचिन, जो तमाम पर्यटक जिनको बचाया गया है उनसे बात कराइए हमारी। आप फिलहाल तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से टूरिस्ट जो है उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। एक टूरिस्ट जो है और जो है उनको फिलहाल रेस्क्यू किया जा रहा है, रस्सी के जरिए जो है टूरिस्ट को जो है वो नीचे लाया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है इसको अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल टूरिस्ट जो है इनको निकाला जा चुका है, पर ट्रॉली में जो है कुछ लोग जो हैं अभी ऊपर मौजूद हैं। जो रेस्क्यू ऑपरेशन में भी जो लोग लगे हुए थे वो भी फिलहाल ट्रॉली में जो है, आप ट्रॉली के बिल्कुल बॉटम से जो है एक्टिविटी जो है ट्रॉली में जो है वो देख सकते हैं। तो फिलहाल ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है इसको अंजाम देने की कोशिश जो है वो की जा रही है। गनीमत यह है कि किसी भी टूरिस्ट को किसी तरीके की कोई इंजरी जो है वो यहाँ पे नहीं हुई है। तो टूरिस्ट को जो है फिलहाल रेस्क्यू जो है वो करने की जो है लगातार कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं, और ट्रॉली में लगभग अब एक टूरिस्ट जो है वो बचता है जिनको जो है वो रेस्क्यू किया जाना है। एक टूरिस्ट जिनको रेस्क्यू करके लाए उनसे बात करते हैं हम। सर, क्या नाम है आपका? आनंद गोयल मेरा नाम है वैसे। आनंद जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम विवेक विहार दिल्ली के रहने वाले वैसे। आनंद जी, थोड़ा सा हमें बताएंगे ये सारा इंसिडेंट जो हुआ कितने बजे हुआ, कितने लोग थे आप? हम लोग ऊपर से लगभग 10-20 पे ट्रॉली चली और 4-4.5 मिनट बाद वो ट्रॉली जो है खराब हो गई झटके के साथ में। हमें लगा कि वो जो है शायद कोई तार वगैरह टूट गया है। तो उसके बाद हमने होटल के मैनेजमेंट को संपर्क किया, तो बोले कि हम पैनल वगैरह चेक कर रहे हैं। उस काम में लगभग पौना घंटा लगा, और बाद में फिर वो बोले कि अभी देखते हैं। उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया उनका। तो फिर हमें मीडिया के कुछ लोग 2 का नंबर निकाला नेट से, उनको हमने वीडियो बना करके भेजा कि भी हमारी हेल्प की जाए, हम लोगों को यहाँ पे निकाला जाए। उससे पहले तो बहुत ही कैजुअल अप्रोच सब लोगों की चल रही थी। जब ये सारा इंसिडेंट हुआ, थोड़ा सा हमें बताएंगे आप कहाँ से आ रहे थे, हिमाचल में कब आए हैं, आप वापस जा रहे थे या जा रहे थे? हम लोग दिल्ली से जो है 3 दिन पहले आए थे,
और यहीं पे रुकने के लिए आए थे। हमारा 3 दिन का आज हमने चेकआउट किया था होटल से सुबह। तो अभी ट्रॉली में आप लोग, जिस ट्रॉली से आपको निकाला है, कितने लोग थे आप टोटल उसमें? हमारे परिवार के 10 लोग थे, एक और युवक था दिल्ली का, तो 11 लोग टोटल उसमें थे। एक जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ से? मैनेजमेंट की तरफ से एक अटेंडेंट था, लेकिन उसका मैंने पूछा भाई ऐसा कैसे हो, तो बोला ऐसा कई बार हो जाता है, वो आते हैं रस्सी से उतार देते हैं। तो मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा भाई देखो, हमें तो भगवान शायद बचा ले, लेकिन प्रशासन को इसकी टेक केयर करनी चाहिए कि टूरिस्ट यहाँ सेफ फील करे। आप बता रहे थे कि आपके साथ कुछ किस तरीके का व्यवहार जो रहा है कि जब आपको रेस्क्यू करने के लिए जो है लोग आए? जी भाई, व्यवहार जो रेस्क्यू करने के लिए आए वो तब तो ठीक हुआ, उसके बाद सचिन मैं आऊंगी आपके पास। और एक DCP और साहब से महिला बात हुई। जो इस ट्रॉली से जिसको रेस्क्यू किया गया, वो किस तरह से अपने अनुभव को बांट रही है वो भी आप सुनिए। भयावह है, आप घूमने कहीं जाएं और इस तरह ट्रॉली में फंस जाएं और 5 से 6 घंटे फंसे रहें, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी दिक्कत होगी। सुनिए आप। मुझे एकदम झटके से ट्रॉली हमारी रुकी, तब उन्होंने बोला था कि पावर कट हुआ है। उस समय हम लोगों ने आधा घंटा इंतजार किया, फिर हमने कहा ये पावर कट तो नहीं हो सकता, इतनी देर हो गई है ट्रॉली को रुके हुए। हमने बहुत बार उनसे पूछा क्या फॉल्ट है, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। फिर कब 3 बजे जाकर ये लोग ट्रॉली लेकर आए हैं हमारा रेस्क्यू करने के लिए। तब से इन्होंने हमें कुछ नहीं बताया था, कोई हेल्प हमारे पास नहीं आई थी तब से, ना कोई खाने पीने का सामान। अभी भी देखो टीम आई है तो पानी भी इन लोगों ने पिलाया है हम लोगों को यहाँ पर। तो हमने आपको उस महिला को भी सुनवाया जो इस रोपवे में फंस गई थी। भयावह अनुभव। आप छुट्टियां मनाने गए हैं और घर लौट रहे, दिल्ली के रहने वाले थे ये सैलानी, जो ट्रॉली में 11 लोग फंस गए थे। 10 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। एक व्यक्ति जो आखिरी बचा हुआ है उसको भी रेस्क्यू किया जा रहा है और फोन स्विच ऑफ कर दिया गया। जो रिसोर्ट मैनेजर था उसने फोन स्विच ऑफ कर दिया जब उसको कॉल किया गया कि यहाँ पे ऐसे फंस गए हैं। महिला कह रही है कि उसको ये बताया गया कि भाई बिजली चली गई है। आप असमंजस समझिए, स्थिति समझिए। आप 250 से 300 फीट गहरी खाई के ऊपर रोपवे में फंसे हुए हैं और जो मैनेजमेंट है वो अगर आपके फोन को सुने नहीं, प्रशासन की जो मदद है उसमें देरी पहुंचे, तो स्थिति सोचिए कितनी विकट हो सकती है। मीडिया को वहां से संपर्क किया गया और उसके बाद ये तस्वीरें हमने दिखाई और उसके बाद प्रशासन ने बचाया। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सिद्धू मूसेवाला के शूटर्स को गिरफ्तार किया गया। पंजाब में भी जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और खास तौर पे उनके जो दोनों नोटेबल बड़े केसेस हैं लास्ट 2 साल के, विक्की मिड्डूखेड़ा की किलिंग, उसके भी जो दोनों मेन शूटर से उसको स्पेशल सेल ने अरेस्ट किया। दूसरा जो संदीप नंगल अंबिया का केस था, उसमें भी जो मेन शूटर था उसको स्पेशल सेल की टीम ने अरेस्ट किया। काफ़ी स्पेशल सेल के लिए भी बड़ी चैलेंजिंग टास्क था शूटर्स को आइडेंटिफाई करना, उस पर काम करना बिना वारदात के मौके पे जाए हुए, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं ये घटना पंजाब के एरिया में घटी। तो हमारी कोई भी टीम क्योंकि सीन ऑफ क्राइम एक अलग जगह पे था और लोकल एरिया पे हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे जो कि किसी भी तरीके से ऐसा हो कि हम किसी के भी इन्वेस्टिगेशन में बाधा बने। बट उसके बावजूद हमारी टीम्स का मकसद था कि हम जल्द से जल्द जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है उनको हम जस्टिस तक लेके आएं। तो हमारी कुछ टीम तो ऐसी हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट 18-19 दिन से जो लगातार बाहर इसमें कैंप कर रही थी और 6 शूटर, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि हमने 6 शूटर्स आइडेंटिफाई किए हैं। तो वो 6 के 6 जो अभी है उनकी जो आइडेंटिटीज़ हैं एस्टैब्लिश हो चुकी हैं। कैसे उन्होंने घटना को अंजाम दिया, कौन किस गाड़ी में था, किसने पिस्टल फायर करी, किसने AK-47 फायर करी, तो वो सारी चीज़ें भी हम अभी इसको एस्टैब्लिश कर पाए हैं। तो उस दिन की जो घटना थी उसमें 2 मॉड्यूल इस पे जो घटना को अंजाम देने में वो एक्टिव थे। दोनों गोल्डी ब्राड से कनाडा में जो बैठ के इसको इन टच थे, दोनों मॉड्यूल से इन टच थे। एक गाड़ी में बोलेरो में जिसको कशिश चला रहा था, जिसको प्रियव्रत फौजी जो है ये मॉड्यूल को हेड कर रहा था। अंकित सिरसा इनके साथ था
और दीपक मुंडी इनके साथ था। ये 4 लोग बोलेरो गाड़ी में थे और इस मॉड्यूल को प्रियव्रत फौजी हेड कर रहा था। जो कोरोला गाड़ी थी उसमें जगरूप रूपा गाड़ी चला रहा था, मनप्रीत मन्नू उसके साथ बैठा था। तो जब शुभदीप सिद्धू अपने घर से निकले, जैसा कि ऑलरेडी पंजाब पुलिस ने बताया ही है कि एक संदीप केकड़ा नाम का व्यक्ति है जिसने इनिशियल इंटीमेशन दी कि उनकी मूवमेंट हुई है और उनके साथ कोई उस टाइम सिक्योरिटी नहीं थी और उनके 2 फ्रेंड्स थे। तो उसी टाइम इनको इंस्ट्रक्शन आती है, क्योंकि ये लोग कई दिन से मल्टीपल रेकीज कर चुके थे। तो जब इनको पता चला कि कोई सिक्योरिटी साथ नहीं है तो इन्होंने उनकी गाड़ी को पीछा किया। कोरोला ने गाड़ी को ओवरटेक करते हुए मनप्रीत मन्नू ने AK-47 फायर करी। तो उस बर्स्ट में जो सिद्धू मूसेवाला थे उनको गन शॉट्स लगे और उनकी थार वहीं पे रुक गई और कोरोला से फिर ये दोनों उतरे और पीछे जो बोलेरो थी वो भी टेल कर रही थी, उसमें से भी ये चारों जो शूटर थे दूसरे मॉड्यूल के ये उतरे। तो 6 के 6 लोगों ने वेपन्स यूज किए, फायरिंग करी, मल्टीपल राउंड्स फायर हुए, जिसका ऑलरेडी खाका जो है वो पंजाब पुलिस ने मीडिया के साथ शेयर किया है। तो जब इन्होंने देखा कि काफ़ी बुरी तरह से इन्होंने असॉल्ट कर दिया है और उनके बचने की संभावना नहीं है, तो ये उन दोनों गाड़ियों में वहां से वारदात को अंजाम देकर निकल गई। वारदात के बाद जो मन्नू था और रूपा थे ये अलग चले गए। जो ये बाकी 4 लोग थे ये बोलेरो में अलग गए। इनको केशव ने पिक किया। थोड़े किलोमीटर के बाद इन्होंने अपनी बोलेरो छोड़ दी। उसके बाद केशव ने इन्हें ट्रांसपोर्ट किया। वहां से फिर ये फतेहाबाद पहुंचे, कुछ दिन वहां रुके, फिर आगे भी इनकी कई जगह मूवमेंट रही। तो हमारी टीम्स तो काफ़ी देर से इस पे आपको जैसे बताया राइट फ्रॉम उसी टाइम से काम कर रही थी। तो 19 तारीख को सुबह के टाइम हमारी जो स्पेशल सेल की टीम्स थी इन्होंने इनको अरेस्ट किया है। ये है खारी मिट्टी रोड, विलेज बारोई, मुंद्रा पोर्ट के पास। तो इन्होंने वहाँ पे एक रेंटेड मकान किसी लोकल प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू ले रखा था, क्योंकि जब इन्हें देखा कि ऑलरेडी कुछ फोटोज आपको याद होंगी कि सर्कुलेट हुई थी, जो कि एक इंटरनल हमारा नोट था, उसमें हमने एक शुरू में कुछ वर्किंग करी थी जिसमें हमने कुछ सस्पेक्ट्स को अंकित किया था किसी ग्राउंड पे। लेकिन ऑब्वियसली सस्पेक्ट्स में से दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो 3 उसमें से जो हमारा वो था कि 3 शूटर जो थे वो वही निकले, रूपा, मन्नू और प्रियव्रत फौजी। इनसे रिकवरीज जो हुई हैं वो है 8 हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड्स अलॉन्ग विद अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर। और ये जो HE-36 ग्रेनेड्स थे दे वर फॉर यूज विद ग्रेनेड लॉन्चर्स। ये ग्रेनेड लॉन्चर AK-47 राइफल पे भी माउंट हो सकता था। 9 इनसे इलेक्ट्रिक डेटोनेटर मिले हैं। एक असॉल्ट राइफल मिली है विद 20 राउंड्स। 3 सोफिस्टिकेटेड स्टार पिस्टल्स मिले हैं ऑफ .30 बोर। 36 राउंड इनसे 7.62 mm स्टार पिस्टल्स के मिले हैं और एक पार्ट AK सीरीज असॉल्ट राइफल का मिला है। इसके अलावा इन्होंने पूरा जो इनका सीक्वेंस था, जो इन्होंने कैसे ये गैदर हुए, कहाँ ये मिले, कुछ चीज़ें हम आपसे नहीं शेयर कर सकते। हमने इनफैक्ट काफ़ी लेबोरेटली आपको बता ही दिया है। वो सारा हम उसको बिल्कुल एक चेन की तरह एस्टैब्लिश कर पाए हैं, विच वी विल बी शेयरिंग विद अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जहां जहां इन्होंने। तो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के स्पेशल सीपी ये जानकारी देते हुए कि जो 2 शूटर्स थे जो शामिल थे इस पूरे हत्याकांड में सिद्धू मूसेवाला के, उनके साथ एक और आदमी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी साजिश कैसे रची गई इसकी जानकारी स्पेशल सीपी के द्वारा दी गई। मातृभूमि में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि अग्निपथ के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने विवादित बयान दे दिया। प्रधानमंत्री मोदी की तुलना हिटलर से कर डाली।
पीएम मोदी के फैसलों को लेकर सवाल उठाते हुए कहा, हिटलर की राह पर चल रहे हैं मोदी, उनका अंत भी हिटलर जैसा होगा। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई भी दी। अपने बयानों को वो कहने लगे कि मैं तो नारे लगा रहा था। सुन लेते हैं एक बार। दो चुनी तीन चुनी हुई सरकारों को कैसे गिराने का काम किया है, और ये लुटेरों की सरकार मोदी जो मदारी के रूप में इस देश में आके और पूरी तरह से तानाशाही स्वरूप में आ गया है। मुझे तो लगता है कि हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी, सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। तो आवेश में आकर सुबोधकांत सहाय ने ऐसा बयान दे दिया जिसके ऊपर अब बीजेपी हमलावर है। सुबोधकांत सहाय के इस बयान के फौरन बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस बयान की निंदा करने वाले को ट्वीट किया। ट्विटर पर उन्होंने लिखा, कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार की तानाशाही, विचारधारा और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ निरंतर लड़ती रहेगी, लेकिन प्रधानमंत्री के प्रति किसी भी अमर्यादित टिप्पणी से हम सहमत नहीं हैं। हमारा संघर्ष गांधीवादी सिद्धांतों और तरीके से जारी रहेगा। एक तरीके से सफाई देने की कोशिश जयराम रमेश, महासचिव कांग्रेस के, उनके द्वारा दी गई सुबोधकांत सहाय के बयान के बाद। और हम आपको बता दें कि अपनी ही पार्टी का समर्थन नहीं मिला तो खुद सुबोधकांत सहाय जो है वो बैकफुट पर नजर आने लगे। बयान के कुछ घंटे बाद ही कह दिया कि उन्होंने जो कुछ कहा वो प्रधानमंत्री मोदी का अपमान नहीं बल्कि एक स्लोगन की तरह था। ये नारा है कि जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। नरेंद्र मोदी कहां से आ गए? अब उनसे पूछिए कि क्या चाल चल रहे हैं वो। हम तो आज नहीं, ये तो हर जमाने में हम लोग नारा लगाते रहे। मेरे छात्र जीवन से लेकर के ये सब राजनीति का एक स्लोगन है। ये बयान नहीं है, स्लोगन है। ये एक मुहावरा है, ये कहावत है। तो जब सवाल उठे तो खुद सुबोधकांत सहाय ने कहा कि भाई ये तो स्लोगन है कि जो भी हिटलर की राह चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। इसमें मोदी कहां से आ गए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उनके इस बयान के साथ नहीं खड़ी थी। खुद जयराम रमेश ने यह साफ कर दिया कि इस तरीके के अमर्यादित बयान का कांग्रेस सपोर्ट नहीं करती है। बीजेपी ने भी हमला बोला सुबोधकांत सहाय के बयान पर। बीजेपी ने क्या पलटवार किया वो आप सुनिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं, हिटलर की नाजी पार्टी की बहुत ही फेमस फिल्म थी द ट्रायम्फ ऑफ द विल। 1934 में उसका जब मंचन कराया गया तो उसके बाद हिटलर के राइट हैंड मैन रूडोल्फ हेस ने बाकायदा नाजी पार्टी के कन्वेंशन में एक नारा लगाया था, हिटलर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज हिटलर। और भारत की राजनीति में भी वो नारा लगाया गया था उसी इमरजेंसी के दौरान 1975 में, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। और ये नारा किसी सामान्य नेता ने नहीं, कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने लगाया था। और आज तक किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसके लिए माफी नहीं मांगी है। तो ये आज भी कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक बयान है। तो हिटलर की मानसिकता के साथ कौन जुड़ा हुआ है, ये देश की जनता और राजनीति का इतिहास सीधा बयान कर रहा है। और यहां पर यह भी समझना होगा कि ये जो वार पलटवार कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रहा है वो आखिर चल क्यों रहा है, क्योंकि राहुल गांधी से आज चौथे दिन ईडी में पूछताछ चल रही है और उसी को लेकर विरोध प्रदर्शन और वहां पर इस तरीके का बयान। और हम आपको बता दें कि सेना में भर्ती योजना अग्निपथ को लेकर युवाओं में आक्रोश है, तो सरकार के खिलाफ सियासी विरोध भी हमलावर दिख रहे हैं। देश भर के कोने कोने में, जम्मू से लेकर केरल और हैदराबाद तक में सरकार की इस योजना के खिलाफ खूब विरोध प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कनॉट प्लेस पर प्रदर्शन किया। हैदराबाद में भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। तो जम्मू में कांग्रेस प्रोटेस्ट करती नजर आई। जम्मू में आम आदमी पार्टी ने भी अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो पुणे की अगर बात करें तो वहां एनसीपी कार्यकर्ता अग्निपथ के विरोध में सड़कों पर उतरे। तो देश भर में अग्निपथ स्कीम का विरोध हो रहा है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। पुणे में एनसीपी इसका विरोध कर रही है, सड़कों पर उतरी हुई है। युवाओं के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन चल ही रहा है। हिंसक हो गया है ये प्रदर्शन युवाओं के द्वारा। लेकिन इसी बीच सेना में भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है, यानी सेना में अब जो भी भर्तियां होंगी वो अग्निवीर योजना के तहत ही होंगी।
और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस का एक तरफ प्रदर्शन चल रहा है इसी योजना को लेकर। हैदराबाद, जम्मू, पुणे लेफ्ट पार्टियां विरोध कर रही हैं। जो डीवाईएफआई के तिरुवनंतपुरम में जो संगठन है वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो देशव्यापी विरोध इस जो ये योजना अग्निपथ योजना लेकर आई है एनडीए गवर्नमेंट, उसका विरोध चल रहा है। खुद युवा इसके खिलाफ खड़े हो गए। कुछ सेना के अधिकारी हैं वो इसका साथ देते हुए सुनाई दे रहे हैं। जनरल वीके सिंह ने तो यहां तक कहा कि ये कोई वॉलंटरी सर्विस नहीं है, आपको आना है तो आप आइए। लेकिन विरोध प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं वो कई जगह पर चिंताजनक है क्योंकि हिंसक हो जा रही है ये भीड़। अग्निपथ के खिलाफ प्रदर्शन की सबसे बड़ी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। देश की सबसे वीआईपी जगह यानी राजधानी दिल्ली के भी केंद्र में दिखी शिवाजी ब्रिज स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर ट्रेन को ही रोक दिया। तो कनॉट प्लेस में भी बड़ी संख्या में कांग्रेस की अगुवाई में लोगों ने अग्निपथ योजना का विरोध किया। शिवाजी ब्रिज स्टेशन पर आंदोलनकारी छात्रों ने श्रीगंगानगर जा रही सुपरफास्ट एक्सप्रेस को रोक दिया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने बड़ी मुश्किल से एक एक युवक को पकड़कर इस स्टेशन से बाहर निकाला। कनॉट प्लेस में भी लोगों के हुजूम के चलते पूरा का पूरा रास्ता जाम हो गया, ट्रैफिक जाम हो गया। सोमवार का दिन, दफ्तर जाने वालों की भीड़ सड़कों पर और ये विरोध प्रदर्शन। जैनेंद्र का मैं रुख करना चाहूंगी, ज्यादा जानकारी लिए हुए जैनेंद्र हमसे जुड़ रहे हैं। जैनेंद्र, अभी तक कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही थी क्योंकि राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही थी। अब इस अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर गई है। क्या माना जाए, विपक्ष ने इस पूरी योजना के खिलाफ जो मोर्चाबंदी की है उसको एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है सत्ता पक्ष के खिलाफ? बिल्कुल ठीक बात है। सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है कांग्रेस की और विपक्ष की, और सिर्फ कांग्रेस और विपक्ष ही नहीं बल्कि हमने देखा है कि देश भर में जो सेना के अभ्यर्थी युवा हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो कोरोना के 2 सालों में इंतजार कर रहे थे सेना में वैकेंसी निकलने का, वो सड़कों पर हैं। हालांकि इस प्रदर्शन के दौरान कई जगह हिंसा भी हुई है, लेकिन ज्यादातर जो सेना के अभ्यर्थी युवा हैं वो इस योजना के खिलाफ हैं और उन्होंने खुल करके अपनी बात रखी है। और उसी आवाज को और मजबूती देने के लिए कांग्रेस पार्टी भी, हमने देखा कि कल जंतर मंतर पर कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने धरना दिया और आज एक बार फिर जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस ने किया। हालांकि कांग्रेस जो है वो राहुल गांधी से जो पूछताछ चल रही है ईडी की, उसको भी उसको लेकर के भी लगातार आंदोलन कर रही है। और अब जब अग्निपथ का मुद्दा भी जुड़ गया है तो दोनों मुद्दों को लेकर के कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन कर रही है। और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा संसद भवन की, जहां पर की कांग्रेस के सांसदों की बैठक चल रही है और अब से थोड़ी देर में कांग्रेस के जो सभी सांसद हैं वो मार्च करते हुए राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ेंगे। हालांकि मार्च की तो इजाजत नहीं है, लेकिन 5 बजे कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल को राष्ट्रपति से मिलना है, उन्हें अपॉइंटमेंट है। राष्ट्रपति के सामने भी अग्निपथ योजना को लेकर के सवाल उठाएंगे कांग्रेस के नेता और साथ ही साथ राहुल गांधी से जो पूछताछ चल रही है ईडी की, उस मुद्दे को भी उठाएंगे। तो अग्निपथ के मुद्दे पर हमने सड़क पर प्रदर्शन देखा और अब से थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति से जब कांग्रेस का डेलीगेशन मिलेगा तो वहां भी राष्ट्रपति के सामने अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस के नेता अपनी बात रखेंगे। जी बिल्कुल जैनेंद्र, मुझे लगता है कि कांग्रेस के हाथ बैठे बिठाए एक मौका लग गया है। एक तो पूछताछ ईडी की उनके नेता राहुल गांधी से, लगातार ये कहते हुए कांग्रेस की भाई ये तो संस्थाओं का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अपने काडर को मोबिलाइज करने में सफल होती हुई कांग्रेस कहीं ना कहीं दिखा रही है एक नई ऊर्जा का संचार करने की कोशिश इन दोनों मुद्दों को लेकर। देखिए, निश्चित तौर पर राहुल गांधी से जो पूछताछ ईडी की हुई उसको कांग्रेस ने अपने सहानुभूति अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश की। और राहुल गांधी सबसे बड़े नेता हैं, गांधी परिवार सबसे अहम है कांग्रेस पार्टी के लिए। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस ने दिल्ली से लेकर देश भर में इसके खिलाफ आंदोलन किया और जाहिर सी बात है कि काडर को मोबिलाइज करने की कोशिश थी और ये संदेश देने की कोशिश थी फ्रंट फुट पर रहकर कि ये एक ऐसा मामला जिसमें गलत कुछ नहीं हुआ है, राजनीतिक विद्वेष से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस ये मैसेज देने में कितना कामयाब हुई है, काडर को मोबिलाइज करने में कितना कामयाब हुई है, ये वक्त बताएगा। फिलहाल इसी मुद्दे को लेकर के राष्ट्रपति भवन पहुंचने वाला है कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। बिल्कुल जैनेंद्र, आप नजर बना के रखिए क्योंकि 5 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ इस प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात होनी है, हमारी नजर बनी हुई है। और हम आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर राजनीति गर्म है। कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सचिन पायलट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जंतर मंतर पहुंचे हैं। सर, जंतर मंतर पर जिस तरीके से पूरा विपक्ष आज एकजुट हुआ है, क्या लगता है कि केंद्र सरकार तो ये कह रही है कि आप लोग युवाओं के मन में भ्रम डाल रहे हैं इस योजना के खिलाफ? भाई, अपनी सारी गलतियों का ठीकरा विपक्ष पे फोड़ देना कहाँ तक सही है? तीनों काले कानून कृषि के किसने बनाए?
उसका विरोध किसानों ने किया, अंत में आपको माफ़ी मांगनी पड़ी, 1 साल बाद विड्रॉ करना पड़ा, इतने लोगों ने आत्महत्या की। देश के लिए अच्छा नहीं है। आज भी आप स्कीम लेकर आए हो, उसको जस्टिफाई कर रहे हो, बार बार बदलाव लेकर आ रहे हो उसके अंदर, तो लोगों के मन में एक आशंकाएं है, एक अनिश्चितता पैदा हुई है और ये जो अनसर्टेनिटी है ये देश के लिए ठीक नहीं है। युवाओं की प्रतिभाओं को विराम लगा देना, उनसे मौके छीन लेना, और फौज में सेना में अगर कोई काम करना चाहता है तो सिर्फ 4 साल तक की उसको छूट दी जा रही है, ये मैं समझता हूँ व्यवहारिक नहीं है। इससे विरोध हम कर रहे हैं और इस पूरी पॉलिसी को रोक लेना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए और फिर स्टेक होल्डर से चर्चा करने के बाद आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन सरकार सुनती नहीं है, विपक्ष को टारगेट करती है, एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, तो वो चाहते हैं कि हमारे विरोध में जो बोलेगा उसको दबा देंगे, उस आवाज़ को हम खत्म कर देंगे। इस नीति के तहत केंद्र सरकार काम कर रही है। तो देखिए, ये तो नेताओं का वार पलटवार चल रहा है। बीजेपी समर्थन करती हुई नजर आ रही है। अपने तमाम नेताओं को कह दिया गया है कि युवाओं के बीच में जाएं, समझाएं उनको ये पूरी योजना। लेकिन उधर विपक्ष जो है वो हमलावर है अग्निपथ योजना को लेकर। समय की बड़ी खबर आपको बता दें, गोपाल कृष्ण गांधी ने राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया है। विपक्ष का उनको उम्मीदवार बनाने की कोशिश कर रहा था। 17 विपक्षी दलों की तरफ से ममता बनर्जी ने उन्हें ऑफर दिया था, लेकिन अब गोपाल कृष्ण गांधी ने उम्मीदवार बनने से इनकार किया है। और विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि अगर एनडीए अपना उम्मीदवार बताए तो सहमति बनाई जा सकती है। जैनेंद्र मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। जैनेंद्र, गोपाल कृष्ण गांधी का नाम चल रहा था कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे, लेकिन अब उन्होंने ही मना कर दिया है, तो अब कैसे समझें इसको, क्या माना जाए? देखिए, निश्चित तौर पर पहले शरद पवार, फिर फारूक अब्दुल्ला और अब गोपाल कृष्ण गांधी, ये 3 नाम उभरे थे विपक्ष की बैठक में राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर। लेकिन पहले पवार ने मना किया, फिर अब्दुल्ला ने मना किया और अब गोपाल कृष्ण गांधी ने अपना बयान जारी करके अपने आप को अलग कर लिया है। उन्होंने कहा है कि वो आभारी हैं विपक्ष के नेताओं के कि उन्हें उनके बारे में विचार किया गया, लेकिन वो ऐसा मानते हैं, गोपाल कृष्ण गांधी ने कहा कि वो ऐसा मानते हैं कि कोई और उम्मीदवार जो है वो बेहतर तरीके से विपक्ष की एकता और जो माहौल है देश में उसके मुताबिक बेहतर कैंडिडेट कोई और होगा। और ये बात उन्होंने कम्युनिकेट कर दी है विपक्ष के नेताओं को। तो अब नए सिरे से 21 तारीख को शरद पवार के नेतृत्व में विपक्षी नेताओं की बैठक है, तो अब नए सिरे से विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति के उम्मीदवार पर मंथन किया जाएगा और देखना होगा कि कौन सा नाम उभरता है। फिलहाल जो 3 नाम उभर करके सामने आए थे, शरद पवार का नाम ममता बनर्जी ने सुझाया था, कई और पार्टियां चाहती थी कि पवार उम्मीदवार बने, पवार ने मना कर दिया, फारूक अब्दुल्ला ने मना कर दिया और अब गोपाल कृष्ण गांधी ने भी मना कर दिया है। तो नजरें अब 21 तारीख यानी कल पर होंगी, जब विपक्ष की बैठक होगी इसी राष्ट्रपति उम्मीदवारी को लेकर के। देखना होगा कि कौन सा नाम अब नए सिरे से उभरता है। जैनेंद्र, क्या इसको ऐसे समझे कि विपक्ष के पास क्योंकि आंकड़ा नहीं है तो हारने से बेहतर है कि अपनी उम्मीदवारी वापस ले लें? छोटा सा जवाब। देखिए, विपक्ष साझा उम्मीदवार जरूर देगा। अब वो नाम कौन होगा इसको लेकर के जरूरी है कि जो उम्मीदवार है वो तैयार हो। तो अब तक जो 3 नाम आए हैं उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है, तो जाहिर सी बात है विपक्ष के पास संख्या नहीं है, लेकिन विपक्ष उम्मीदवार जरूर देगा। अब वो नाम कौन सा होगा इसके लिए कल तक का इंतजार करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जैनेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। और हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति से कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात होने वाली है, हमारी नजर बनी हुई है। बड़ी खबर इस समय आ रही है, राहुल गांधी से आज भी ईडी की पूछताछ चल रही है। ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन भी लगातार जारी है और इसी मुद्दे पर शाम 5 बजे कांग्रेस के 7 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिलेगा। जो डिटेन किया है उसको लेकर कोई सुनवाई नहीं कर रहा, मेंबर पार्लियामेंट के साथ इस तरह बिहेव करना वो सबसे निंदनीय है। इसलिए हम राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं डेलीगेशन में। आज चौथा दिन है राहुल गांधी के ईडी के समनिंग के लिए, उसके ऊपर क्या कहेंगे? चौथा दिन, 8वां दिन, जितने दिन मर्जी लगा ले, वो आज दबने वाली नहीं है, ये इनको समझ लेना चाहिए। वो देश की आवाज है, देश की आवाज बने रहेंगे, पहले भी मुद्दे उठाते हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। संबित पात्रा ने कहा है कि कोई राजा नहीं है, सब राजा और महारानी नहीं है, सब लॉ सबके लिए समान है। ये बातें उनको बोलो, मोदी जी के लिए भी बोले, अमित शाह जी के लिए भी बोले, लॉ समान है। हाँ, तो कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा। कांग्रेस के 7 वरिष्ठ नेता राष्ट्रपति से मुलाकात करने जा रहे हैं, जिसमें अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, अधीर रंजन चौधरी, पी चिदम्बरम राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। हमारी नजर बनी हुई है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राहुल गांधी। जिस तरीके से ईडी से पूछताछ चल रही है उसी को लेकर ये मुलाकात हो रही और उसी को लेकर विरोध प्रदर्शन कांग्रेस का लगातार जारी है। तो मातृभूमि में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। शाम 7 बजे भारत की बात में फिर होगी आपसे मुलाकात।
बाबा? कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।